गाय भैंस इस बीमारी से ग्रस्त हो जाती है, जब एनिमल हस्बेंड्री के लोग वहाँ पे जाते हैं और रख रखाव जो है उसका करते हैं, तो पर जानवर का क्या चार्ज होता है, कितना खर्चा जो है वो बेयर करना पड़ता है? जी जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें यह है कि जैसे तो हमारे पास क्या है कि इसमें जो वैक्सीन इस वक्त जो लगा रहे हैं हम, जहाँ कहीं भी पूरे, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से तमाम फार्मर्स को बता रहा हूँ, वैक्सीन टोटली गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। कहीं पे भी कोई चार्ज जो है आपका वैक्सीनेशन का नहीं होगा, वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके अलावा जो भी अवेयरनेस, कोई भी कहीं किसी किस्म का कोई इसमें कोई चार्ज नहीं है। जहां बताइए हम आपके पास पहुंच के वहां पे पूरी अवेयरनेस जो है कंसर्निंग डॉक्टर्स के साथ मिलकर अवेयरनेस हो रही है। डिपार्टमेंट ने इसमें बहुत सारी टीमें बनाई हुई हैं, वो टीमें जो हैं सैम्पलिंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एनिमल हस्बेंड्री से डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, जो कि अरनिया में तैनात हैं। और बात करें अगर हम लंपी डिजीज़ की, काफ़ी ज़्यादा एक पैनिक का माहौल है फार्मर्स में, जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें हम लंपी डिजीज़ की, किस तरह की बीमारी है ये, किस तरह के इसके जो लक्षण हैं वो दिखते हैं और कैसे इस पे रोकथाम जो है वो पाई जा सकती है? काफ़ी बार हम देखते हैं कि लोग जो लंपी डिजीज़ से ग्रस्त जानवर होता है, जब वो ज़्यादा गंभीर हो जाता है, मर जाता है, उसको नालों में फेंक देते हैं या खाली प्लॉट्स में फेंक देते हैं। तो कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है या कैसे इसमें जो है बचाव किया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपके चैनल के माध्यम से मैं फार्मर्स के रूबरू होने जा रहा हूँ और फार्मर्स तक अपनी आवाज़ पहुँचाऊँ और कुछ मैं उनको बताऊँ कि ये लंपी स्किन डिजीज़ है क्या। बहुत अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन आपने जो मुझे लोगों की बहबूदी के लिए पूछा, बेज़बान जानवरों की जान के लिए जान की हिफाजत के लिए पूछा। तो यहाँ पे ये मैं बता दूँ कि लंपी स्किन डिजीज़ है क्या। ये बेसिकली एक वायरल डिज़ीज़ है और ये आज से कई साल जो है पहले साउथ अफ्रीका से देखी गई थी और फिर वहाँ से पाकिस्तान के एरिया में ये मिली और पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक इसके जानवरों में ये पाई गई। और फिर उसके बाद वहाँ से ही हमारा जो इंडिया के साथ बॉर्डर बेल्ट्स जो लगते हैं, जैसे राजस्थान है, गुजरात है या दिल्ली है या फिर कहीं हरियाणा बेल्ट पड़ता है या पंजाब आता है या फिर यहाँ से जम्मू कश्मीर आता है, तो ये बेल्ट जहाँ पे बॉर्डर बेल्ट के साथ यहाँ पे दिखने को मिला। तो इसी तरह से यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारा पहले बॉर्डर बेल्ट जो आता है, जैसे बिश्ना सेक्टर साइड से है, अरनिया सेक्टर से है और फिर आरसपुरा सेक्टर से ये जो बीमारी जो है दिखने को मिली है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ जानवर्स को एक आधा सिम्टम जैसे नोड्यूल्स जो हैं, जो द्रंपट जैसे जिस्म पे नज़र आए, तो उस वक़्त जो है हमारे डॉक्टर्स तक पता दिया गया ऑनर्स ने कि भी इस तरह से ये कोई एलर्जी जैसी निकली है। तो फ़ौरन डॉक्टर्स ने उसके ऊपर नज़रसानी की, ट्रीटमेंट की, नहीं फ़र्क लगा तो फिर उन्होंने फ़ौरन जो है हमारा डिज़ीज़ इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ भी रुजू किया और सैंपल्स लिए गए और कुछ सैंपल्स जो है हमने जालंधर में भी भेजे गए और कुछ नेगेटिव रिपोर्ट्स आई और फिर उसके बाद ये केसेस और धीरे धीरे बढ़ते चले गए। जब थोड़े से बढ़ गए तो इमीडिएटली फिर जो है डिजीज़ इन्वेस्टिगेशन टीम और टीमें जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने फौरी तौर पे बना दी। तो फिर उनके कुछ सैंपल्स पॉजिटिव जब हमें आ गए और फ़ौरन तौर पे डिपार्टमेंट इसके ऊपर तेज़ी से कार्रवाई करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पे मैं पहले जो आपने सवाल पूछा था मुझे कि इसके क्या लक्ष्य हैं, किस तरह के सिम्टम्स इसमें जानवर में नज़र आते हैं कि पता लगे कि लंपी स्किन डिजीज़ है। ये एक ऐसी वायरल डिजीज़ है जैसे कोविड-19 आया था और उस कोविड-19 के दौरान में हम कहते थे कि भाई अपनी दूरी बना के रखो और ये एक वायरल बीमारी है जिसका भी इलाज नहीं है। फिर कुछ वक्त के बाद इसकी वैक्सीनेशन आई और फिर वैक्सीनेशन शुरू हुई। सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट हम ह्यूमंस में भी करते रहे, वो ट्रीटमेंट जैसे बुखार, फीवर या इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने के लिए मेडिसिन लेते रहे। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है कि इस बीमारी का मेन सिम्टम्स जो हैं, सबसे पहले नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, मुंह से लाले निकलने शुरू हो जाते हैं और फिर आंखों से पानी भी आना शुरू हो जाता है। जिस्म गर्म होते होते फीवर इतना राइज़ हो जाता है
कि 105, 106 इस तरह का टेम्परेचर आ जाता है और जानवर एकदम से खाना छोड़ देता है, यानी कि चारा खाना छोड़ देता है, पानी पीना छोड़ देता है और फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे सिम्टम्स उसके और बढ़ जाते हैं कि जो स्किन है पूरी स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने से निकल जाते हैं, जिसको दुर्हमट कहेंगे या नोड्यूल्स कहेंगे। वो इतने फैल जाते हैं कि पूरे जिस्म पे आ जाते हैं, दूर से विजिबल होना शुरू हो जाते हैं और अगर हाथ से उनको पकड़ेंगे तो वो जानवर को पेन फील करता है और फिर धीरे धीरे जानवर का आगे का ब्रिस्केट रीजन होता है, जो गर्दन के नीचे वाला पोर्शन है, उस पोर्शन के नीचे दो टांगों के बीच में सोजश शुरू हो जाती है, उसमें एडिमा हो जाता है, पानी भर जाता है, एडिमेटस फ्लूइड हो जाता है। फिर उसके बाद अगर फिर ऐसे धीरे धीरे उसकी अगली टांगों में भी उस सोजश को बढ़ावा हो जाता है और टांगें सूज जाती हैं और फिर उसके खुर जो हैं वो भी पक जाते हैं, उसमें रेशा पड़ जाता है और जानवर को चलना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है और फिर धीरे धीरे सांस फूलना जानवर का शुरू हो जाता है, उसका सांस बन जाता है। तो फिर इस कंडीशन के सिम्टम्स आ जाते हैं। जहाँ तक डेथ की बात करें तो डेथ जो है इसमें बहुत ही कम है, रियर में डेथ है, यानी कि कोई 0 से 2-3% की हालत में इसकी डेथ होती है। इस बीमारी के तहत इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत ही कम है, अलबत्ता मॉर्बिडिटी रेट जो है वो ज़्यादा है, मोर्टेलिटी तो बिल्कुल कम है। इसमें क्या है कि हम जैसे कि किसी कोई जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो इस बीमारी का शिकार हो जाता है, वैसा जानवर जो है उसको सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ना दी जाए तो वो जानवर मर सकता है, या फिर वैसा जानवर जिसके अंदर कोई और बीमारी है और फिर इस बीमारी के साथ वो बढ़ावा ज़्यादा ज़ोर पकड़ लेती है, उस वजह से भी जानवर मर सकता है। तो ऐसी हालत में मैं आपके चैनल के माध्यम से आम सारे फार्मर्स को, प्यारे फार्मर्स जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा साथ दे रहे हैं, डिपार्टमेंट का बहुत मेहनत से आप खुद काम कर रहे हैं, हमारी अवेयरनेस का भी फ़ायदा उठा रहे हैं, खुद साथ मिल के हमारे साथ दोनों हाथ जोड़ के हम इस वक्त जो है जानवरों की सेवा करने में लग जुटे हुए हैं। तो मैं कहूँगा कि वो उस वक्त सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट कराएं, यानी कि जानवर का अगर फीवर ज़्यादा है तो फीवर ना बढ़ने दें, उसका एकदम से टेम्परेचर जो है डाउन करने की कोशिश करें, यानी कि कंसर्निंग जो आपका वेटनरी असिस्टेंट सर्जन जो एरिया का होगा उसको एकदम से आप आगाह करें, एकदम से उसको साथ ले लें और प्रॉपर सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट पे ले आएँ, ताकि बुखार डाउन होने के लिए डिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल्स वगैरह दवाइयाँ आती हैं, वो टैबलेट्स फॉर्म में भी आती हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म्स में भी आती हैं, वो ट्रीटमेंट कराएं। कोई और साथ में बीमारी उसके साथ लगी हुई है तो उस बीमारी का भी साथ साथ इलाज कराएं और इम्यून सिस्टम बढ़ाएं उसका, यानी कि विटामिन डी या विटामिन सी और ताकती इंजेक्शंस वगैरह उसको वो चीज़ भी दें। और चारे वगैरह में वो ऑलरेडी भूखा होता है, नहीं खा पाता है, लेकिन भूख तो होती है, कहीं फ्लूइड थेरेपी की ज़रूरत हो तो फ्लूइड थेरेपी उसको दिलाएं। और फिर कहीं ऐसा है जैसे हम कहेंगे फीड वगैरह मिक्स करके जो नरम ग़िज़ा बन जाए उस तरह से उसको ट्राई करेंगे ताकि वो खा ले। तो इस तरह से जो है उसकी सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करें ताकि इम्यून सिस्टम उसका बड़ा रहे। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है तकरीबन हफ्ते से 2 हफ्ते ही है और 40 दिन तक तो कंप्लीट जानवर ठीक हो जाता है। बस 1-2 हफ्ते तक उसको जो है हम अच्छी तरह से उसका साथ दे दें तो जानवर खुद अच्छी तरह से खड़ा हो जाता है और अपने पैरों पे हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि ये बीमारी होती किससे है, आखिर आई कैसे। तो आने का इसका यही है कि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। वेक्टर मींस के मतलब मक्खी है, चिचड़ी होती है, मच्छर होता है। तो ये सारे जो हैं ये मक्खी मच्छर एक जानवर से दूसरे जानवर पे बैठता है, या चिचड़ी एक जानवर से दूसरे के चली गई, या वेक्टर वायरस कोई फ्लाइज वगैरह जो होती हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं, तो वहाँ से जाके इसकी जो है बीमारी बढ़ने का होता है, इससे ये तेज़ी से बढ़ती है। और दूसरा एक और बढ़ने का ज़रिया कंटेक्ट से है। कंटेक्ट यानी कि जो जानवर एक दूसरे के साथ जुड़ा है, तो जुड़ा हुआ है, पास में है, उसके नाक से पानी बह रहा है, मुंह से लाले निकल रहे हैं, तो जो फ्लूइड है जो वहाँ पे हम चारा जो डाला हुआ होता है खुरली के अंदर, तो वो चारा मिक्स हो जाता है उसका फ्लूइड का, साथ वाले जानवर को भी लगने का खतरा है, जैसे डिस्टेंस नहीं है। तो इस यहाँ असना पे मैं ऐसे मौके पे तमाम अपने फार्मर्स भाई साथियों को, माँ बहनों को यही रिक्वेस्ट करूँगा, जैसा कहीं ऐसा हल्का सा सिम्टम्स आपको फीवर का, नाक से पानी या आँखों से पानी या मुँह से लाले कुछ भी नज़र आता है,
फ़ौरन तौर पे जानवर को अलग कर दो, और अलग कर दोगे, डिस्टेंस बना लोगे, तो आपके दूसरे जानवर एकदम से सेव रह जाएंगे और ये जानवर जो है जल्दी ये ठीक हो जाएगा, फिर आप जोड़ सकोगे। और यहाँ पे चारा अगर कोई चीज़ डालनी है, पानी पिलाना है, वो भी सेपरेट डालिए और डिस्टेंस मेंटेन करके डालिए। और साथ में यहाँ पे ये है कि अगर चारा डालना ही है तो आप हाथ एक जानवर को अगर चारा डालते हो, पानी पिलाते हो, फिर मुड़ के आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लो, साफ़ कर लो साबुन से, फिर दूसरे जानवर को डालो। तो सबसे पहले जो है जो बीमार जानवर है उसको चारा वगैरह ना डालो, पहले सही को डालो, अच्छे वाले को डालो, ताकि डालने के बाद फिर आप जो है बीमार वाले को डालो। ऐसा ना हो कि पहले बीमार वाले को आप डाल रहे हो फिर मुड़ के अच्छे वाले को डालोगे तो बीमारी फैलने का खतरा होता है, तो वो चीज़ ना आए। और साथ साथ मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से तमाम अपने जम्मू वासियों को ही नहीं बल्कि पूरे मैं ऑल इंडिया लेवल पे यहाँ पे ये बता दूँ कि आप बेज़ुबान जानवर है तो हम हैं तो बेज़ुबान जानवर है। ये जो है एक साइकिल है जो नेचर ने बनाया हुआ है और उसको हमें मेंटेन रखना है, तभी जाके ये पॉसिबल हो सकेगा। कल हम जिस बेज़ुबान गाय का दूध पी रहे थे और फिर आज उसी बेज़ुबान गाय को जहाँ पे जब वो मर जाती है या कुछ ऐसा एपिसोड हो जाता है, उसको हम आम ज़मीन पे जाके बाहर कहीं छोड़ देते हैं, तब हम उसको हाथ नहीं लगाते ये बीमारी हमें ना चिपक जाए या कुछ ऐसा ना हो। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि इस बीमारी का, जैसे आप देखा होगा कि जब कोविड-19 था तो वो बीमारी वायरस था, वो वायरस ह्यूमंस टू ह्यूमंस था, कहीं पे भी ऐसा केस नहीं मिला कि भाई किसी बेज़ुबान जानवर या गाय को भी ये कोविड-19 आया हो। इसी तरह से आज ये वायरल बीमारी जो है, जो ये लंपी स्किन डिजीज़ है, ये इस वक्त हमारे उन बेज़ुबान जानवरों में है, ये ह्यूमंस तक ट्रांसमिशन नहीं है इसकी। इसलिए आप बेफिक्र हो के उनकी सेवा करो, अच्छी तरह से देखभाल करो। और आपके चैनल के माध्यम से कहीं पे ऐसे साथी आ जाते हैं जिन्होंने ये भी फैला दिया कहीं पे कि भाई इसका दूध पीना गलत है, ये दूध से कोई बीमारी ना आ जाए। मेरे प्यारे साथियों, दूध में ये वायरस नहीं है और ये वायरस उसमें नहीं आता है, फिर भी हम यहाँ पे ये कहते हैं कि आप में दूध में और भी कहीं मैस्टाइटिस या और कोई भी किसी तरह की कोई बीमारी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप दूध को हमेशा ही तौर पे बॉयल करें। वैसे तो ये वायरस 70 डिग्री टेम्परेचर पे मर जाता है, लेकिन आप जब 100 डिग्री बॉयल पे जो है दूध को गर्म करोगे, उसके बुलबुले निकलेंगे, दूध के अच्छी तरह से बॉयल कर लोगे, एकदम से उबाला आ जाएगा तो आपका 100 डिग्री टेम्परेचर पे वो बॉइल्ड है। अब आप बेफिक्र हो जाइए, आप उसी को अच्छी तरह से दूध पी सकते हो, आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। आप बच्चों को दे सकते हो, खुद पी सकते हो, उसके बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हो, सब कुछ हर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूँ कि ये बीमारी जो है बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाली है, यानी कि अब जहाँ पे इसका मेन हल जो है वो ट्रीटमेंट है वायरस का अगेंस्ट में वैक्सीन। जो कोविड-19 में वैक्सीन कुछ वक्त के बाद आया था, कुछ वक्त लगा था, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली जो है इसका जो है कोविड-19 के बजाय यहाँ पे लंपी स्किन डिजीज़ का इस वक्त वैक्सीनेशन आ चुकी है। पूरे जम्मू कश्मीर शहर में जो है हर जगह पे वैक्सीनेशन डिप्यूट हो चुकी है और लग रही है। और ये वैक्सीनेशन जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ अपने प्यारे फार्मर्स को कि आप पैनिक मत होइए इस बीमारी के ओर लेके। ये वैक्सीन उन्हीं जानवर को लगेगी जिनको आपने सेव करके रखा है, या जो जानवर बिल्कुल सेव हैं उस एरिया में जहाँ पे कंडी बेल्ट में या कहीं पे भी ये बीमारी नहीं पहुंची है, तो वहाँ पे ये पहले प्रायोरिटी हम देते हैं कि उनको वैक्सीनेशन हो जाए। जो बीमार इस वक्त इस बीमारी के तहत जो जानवर इस वक्त बीमार है उसको ये वैक्सीनेशन नहीं लगेगी, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है। अगर हम वैक्सीन उस जानवर को करेंगे तो तुरंत जो है वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ावा दे देगी, या फिर जिस जानवर को अभी ये बीमारी हाल ही में आ चुकी है और अब जस्ट थोड़ा से वक्त में ही ठीक हो रहा है, उसको भी अभी हम जो है वैक्सीनेशन करने का रिस्क नहीं लेंगे जब तक वो प्रॉपरली सही नहीं होगा। हाँ, वैक्सीनेशन जो है वो सारी तरफ आ जाएगी। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से यहाँ ये बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने जब से ये बीमारी शुरू हुई थी तो पहला स्टेप जो है सीधे तौर पे हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने ये ले लिया था कि कहीं पे भी किसी डॉक्टर की भी कहीं पे भी कोई छुट्टी नहीं होगी, किसी स्टाफ को छुट्टी नहीं होगी। इस वक्त पूरे जो है सारा संघर्ष जो है, सारा वक्त जो है आपने बेज़ुबान जानवरों में लेना है। और फिर इसमें हमारे माननीय गवर्नर साहब ने और हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने
कड़ा संज्ञान लिया और दिन रात जो है वो हमारे इसका हिसाब ले रहे हैं कि कहाँ पहुँचा, क्या पहुँचा। हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब को डिप्यूट कर दिया उन्होंने। डायरेक्टर साहब जो है हर जगह पे जहाँ कहीं गौशालाज हैं, जहाँ कहीं पे भी कोई किसी किस्म की स्ट्रांग कंप्लेंट मिलती है, हर जगह पे वो पहुँच रहे हैं और वो बखूबी पूरे जम्मू शहर की हर गौशाला में तकरीबन हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब जो हैं वो पहुँचे हैं। ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो हैं, चीफ साहब हमारे जो हैं वो खुद मौके पे जगह जगह पे जाते हैं। हमने अवेयरनेस बहुत सारे कैंप्स लगाए हैं। ऑलमोस्ट जो है हर घर में, हर गांव में हमने जो है अवेयरनेस कैंप्स लगाए इसका कि क्या रोकथाम करनी है, आपने क्या एहतियात करना है, और साथ साथ इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी की, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट भी चल रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे ये बता दूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं तहदिल से आपका शुक्रगुजार हूँ चैनल का कि आप जो मेरी आवाज़ जो पहुँचा रहे हैं। पहले भी आप जो एक अच्छे काम में हमेशा लगे रहते हैं, जहाँ कहीं पब्लिक का जो है इसका मफाद हो, उस पब्लिक के मफाद के लिए आप हमेशा जो है आपका चैनल इसी काम में जुटा रहता है। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं कि एक टोल फ्री नंबर जो है हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन से, टोल फ्री 1962, मैं फिर दोहराता हूं 1962। अगर किसी भी फार्मर्स को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है वो ये नंबर डायल करेगा तो फ़ौरन हमारे जो है वहाँ पे ऑलरेडी हमारा स्टाफ बैठा होगा, वो इमीडिएटली आपके एरिया का पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा, आपका कंटेक्ट लेगा और आपको फ़ौरन आपके एरिया के डॉक्टर साहब का नंबर देगा, कंटेक्ट देंगे और साथ साथ में उस एरिया के डॉक्टर साहब को भी उसकी पूरी इतला देंगे और वो इतला दे के ताकि आपका दोनों जो है आपको आपस में लाइजान हो जाएगा और फौरी तौर पे वो जानवर के ऊपर जो है लायमल शुरू हो जाएगा ट्रीटमेंट का, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट का। आपको पूरा जो है अच्छी तरह से बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपने इसका ख्याल रखना है। तो मेरे प्यारे जम्मू वासियों, हम सब मिलके, जैसे मुझे इतना खुशी महसूस हुई है कि जैसे जैसे हमने आपको अवेयरनेस की, आपने ऐसे ऐसे भी साथ दिया कि आपने क्या काम किया मेरे प्यारे जम्मू वासियों ने। जहाँ पे जिसके पास सिर्फ 2 जानवर रखने की जगह ही थी तो आपने क्या काम किया कि एक जानवर को आपने अलग कर दिया जो बीमार था और दूसरा घर का दूसरा जानवर था वो बीमार था, आपने बीमार जानवर इकट्ठे कर दिए, दूसरा जो है सही वाले वो अलग से कर दिए, जगहें आपस में शेयर कर ली और फिर इस तरह से आपने जानवर को बचाया। और फिर आपका मैं तहदिल से शुक्रगुजार हूँ। प्यारे जम्मू वासियों, जो नहीं कर रहे हैं वो भी करें। आप लोगों ने क्या काम किया कि उस बेज़ुबान जानवर को आम रोडों पे नहीं छोड़ा या ज़मीनों पे नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानवर जो है आपको मालूम है कि न्यूसेंस भी क्रिएशन होती है और उसके साथ साथ ये बीमारी बहुत तेज़ी से और फैल जाती। आपने हमारे कहने के मुताबिक मुझे पूरे अच्छी तरह से इसका संज्ञान है, पता है। आप अब अच्छी तरह से बेज़ुबान जानवरों को अच्छी तरह से गड्ढा खोदते हो, जो SOPs के तहत आप पूरी तरह से अच्छा गड्ढा खोदते हो, खोद के फिर उस बेज़ुबान जानवर को वहाँ डालते हैं और फिर पूरे मान सम्मान के साथ आप उसमें लाइम सोडा और साल्ट जो है वो आप बीच में मिला के इसको अच्छी तरह से बंद करते हो। मुझे बड़ी खुशी होती है। डिपार्टमेंट का पूरा गर्व है आप तक प्यारे फार्मर्स, आप निराश नहीं होइएगा। हमारे पास डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, IDDS की स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं। आप सारी स्कीमों का अपने कंसर्निंग जो है वहाँ पे लोकल एरिया के वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के साथ लिंक लाइजान कीजिए। आप हिम्मत नहीं छोड़ना, आपको यहाँ से हम जो है पूरा साथ देंगे और आपके जानवर फिर दोबारा खड़े हो सकते हैं। और आप इस संघर्ष के साथ जो अपने बेज़ुबान जानवर को अच्छी सेवा करते हुए आपका जो है घर गृहस्थी वो कम नहीं होगी, आपकी घर गृहस्थी जो है फिर अच्छी तरह से चलेगी। हम कभी नहीं चाहेंगे कि अपने जम्मू वासी दूध ना पिएं। हम हमेशा यही चाहेंगे कि अपने जम्मू वासी नहीं, पूरा J&K स्टेट में खुद कफील दूध ही दूध हो, बल्कि मिल्क प्रोडक्शन अच्छी तरह से हो। डिपार्टमेंट ने बहुत सारी स्कीमें निकाली, बहुत सारी स्कीम्स के तहत मिल्क प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी और ये अब एक वायरल बीमारी आई जिससे मिल्क प्रोडक्शन पे काफ़ी असर जो है वो पड़ा, दिखने को मिला। लेकिन कोई बात नहीं, ये ऊपर वाले की तरफ से जो है ये हमारा कोई इम्तिहान था, ये हमारी कोई गुनाहों की सज़ा थी और जो है वो इम्तिहान में हम भरपूर मुकाबला कर रहे हैं और उससे मगफरत मांग रहे हैं ऊपर वाले से। क्या खुदाया
पहले आपने जो हमें एक कोविड-19 आई उस इम्तिहान से निकाला, आज हमें इस इम्तिहान से भी निकाल और हमारे बेज़बान जानवरों को साफ़ सुथरा और सही तंदुरुस्त रख। और मालिक से दुआ करते हैं इस बीमारी का जल्दी जल्द जो है वो ख़ात्मा हो, और वो दिन दूर नहीं जब हमारे पूरे J&K से भी नहीं बल्कि इंडिया से ही और अपने जम्मू शहर से भी यह है, पूरे जम्मू बॉर्डर बेल्ट से ही हर एरिए से जो है ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी और फिर दोबारा वही बाहर आएगी। फिर दूध की नहरें, फिर दूध ही दूध हमारा जो है जम्मू शहर के अंदर खुद को फील दूध होगा। डिपार्टमेंट इसके ऊपर बहुत आगे काम कर रहा है, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, और डिपार्टमेंट के साथ अदर डिपार्टमेंट्स जो हैं, तमाम एग्रीकल्चर सेक्टर्स के सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ आपके चैनल्स के फार्मर्स, प्यारे फार्मर्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है हमारे साथ शाना बशाना है। यहाँ पे हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर जम्मू जो पूरी अच्छी तरह से उन्होंने 144 का या और बीच में वो भी लगाना पड़ा जब जहाँ जानवर को की सेवा के लिए, और फॉगिंग स्प्रे हर जगह पे डायरेक्शनें दे दी, ना सिर्फ शहर में नहीं, हमारी वर्दी डिप्टी कमिश्नर मैम ने पूरे हर बॉर्डर बेल्ट में भी सारी जगहों पे इस वक्त जहाँ कहीं डेयरीज़ हैं वहाँ पे फॉगिंग स्प्रे जो है वो भी प्रॉपरली हो रहा है, ताकि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो है, ये जो वायरल डिजीज़ जो है ये कंट्रोल हो जाए, और बड़ी तेज़ी से कंट्रोल हो रही है। मैं यहाँ के आपके चैनल्स के माध्यम से तमाम अपने PRIs का, अपने सरपंच साहिबान का सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो जोग दर जोग हमारे साथ देते हैं। इवन उम्मीद की लेडीज़ जो भी बॉर्डर बेल्ट के एरियाज़ में उम्मीद के ग्रुप बने हैं वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो है कहीं पे भी हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब मिल के इस बीमारी का ख़ात्मा करने में लगे हुए हैं। ऊपर वाले से यही दुआ है कि जल्द ये बीमारी ख़त्म हो और फिर हमारी बाहर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। मेरा एक सवाल रहेगा, जिस तरह से जानवर जब कोई मर जाता है इस बीमारी के कारण, तो कितना रिस्क रहता है उस जानवर का जब खुले में छोड़ दिया जाता है, इंसानों में वो बीमारी फैलने का या दूसरे जानवरों में वो बीमारी फैलने का। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से दूध की आपने बात की कि दूध उबाल करके अगर आप पीते हैं तो कोई बीमारी फैलने का कोई ख़तरा नहीं है इंसानों में खासकर। अगर वही दूध किसी बीमार गाय का या भैंस का हो तो क्या उससे कोई रिस्क रहता है? जो जहाँ तक आपने बताया कि जब दो किस्म की बीमारियाँ सामने आती हैं दूध के अंदर, एक हम कई बार कहते हैं कि चंद्री हो गई, वो बैक्टीरियल डिजीज़ आती है। स्टेफाइलोकोकस, स्टेफ्टोकोकस ऐसे बैक्टीरियाज जो हैं वो उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं तो वो बीमारी आ जाती है। तो एक या फिर वायरल आ जाती है या फिर एक प्रोटोजुअल बीमारी आ जाती है। तो गरज मैं आपके सामने ये कहूँ कि भी कोई किसी तरह की कोई भी बीमारी आ जाती है, जब हम उसको बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे वो जो है मर जाता है। इवन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि रेबीज़ जैसी ख़तरनाक बीमारी, अगर रेबीज़ जैसी ख़तरनाक बीमारी जो है वो भी अगर ज़मीन पे अलग जब कंटेक्ट्स के बाहर आ जाती है, नीचे गिर जाता है वायरस, वो लाइसा वायरस होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो जब आप कहीं पे भी बॉइल्ड दूध करेंगे तो ये बीमारी कोई भी जो है दूध के अंदर नहीं आती है। चाहे वो बीमारी से ग्रसित चाहे भैंस, जी, चाहे वो बकरी का दूध हो, भैंस का दूध हो या गाय का दूध हो, कोई भी दूध है जो इस बीमारी से ग्रस्त है, तो वो इस लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी से ग्रस्त है, उसका दूध भी है। जब आप उसको दूध को बॉयल कर लेते हो तो वो कहीं पे भी वो बीमारी का जो है असर इंसानी जान को कोई खतरा नहीं है। तो जिस तरह से खुले जानवर जो फेंक दिए जाते हैं, अब यहाँ पे मैं ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा जिसका मैं ये जवाब दूँ कि स्टार्टिंग पे शुरू में बहुत सारे साथियों ने ऐसा किया कि अगर जानवर कहीं पे भी था उनके घर के अंदर पूरा हो गया, अगर जानवर पूरा हो गया तो फिर उसमें यह है कि वो वहाँ पड़ा रहता था। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो भी सफाई कर्मचारी या किसी को भी कह दिया जाता था और उसको लिफ्ट करके ले जाते थे। आम टेंडेंसी ये थी कि उस जानवर को कहीं दूर दराज ले जाके वो चाहे कहीं चमड़ी उतारते थे या कहीं अलग से रख देते थे, उसको कुत्ते नोचते थे या कुछ ऐसे करते थे। तो फिर जब हमारी अवेयरनेस हुई, डिपार्टमेंट की राह से जब अवेयरनेस हुई, तो उस वक्त ये क्लियर कट पिक्चर पता लग गई
हर किसी शख्स को कि जब वो ऊपर फेंकते हैं किसी को तो ये बीमारी का ज़्यादा खतरा रहता है। ये जो बीमारी है, अगर कहीं पे भी कोई कुत्ता या कोई जानवर खुला भी रहता है, जब उसकी स्मेल होती है, मक्खियाँ मच्छर जो हैं, आपको तो मालूम है कीड़ा मक्खी मच्छर तो वहाँ ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो जब वहाँ मक्खी मच्छर जो है ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, ज़्यादा पैदा हो जाएगा, तो वो ही फिर वो जानवर जो है वो आसपास में फेंकेगा। और फिर जहाँ आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि हमारे जानवर को हमने खुले में नहीं छोड़ना है। खुले में सबसे ज़्यादा मसला यह है कि आप अपने जानवर को सेपरेट कीजिए, लेकिन उसको खुला ना छोड़िए। आप बल्कि जानवर को जब आप सेपरेट करते हैं तो वहाँ पे भी आप इसका मैनेजमेंट सिस्टम जो है अच्छा कीजिए। उसमें यह कीजिए कि आप उसको फ़ैन लगाइए, आप उसको कूलर लगाइए पास में, आप उसके पास धुआं कीजिए। पुराने ज़माने में पाथियों का होता था, पाथियाँ कर लगा सकते हो आप, उसका धुआं कर सकते हो, या फिर और किसी तरह से ये मैनेज करो कि वहाँ मक्खी मच्छर जो है वो नहीं बैठना चाहिए। वहाँ नीचे फर्श जो है उसको भी अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखनी है। आप डिटोल से वॉशिंग करा सकते हो, आप फिनाइल से वहाँ पे जो है जो नीचे उसका ग्राउंड जो है वो साफ़ सुथरा कर सकते हो। पानी जमा नहीं होने देना है, वहाँ पे साफ़ सफाई अच्छी रखनी है। तो जितनी आप साफ़ सफाई अच्छी रखोगे तो इतना जो है ये बीमारी, गोबर अगर जानवर करता है तो फ़ौरन उसका उठा लिया जाए। तो अगर आप खुले में छोड़ते, आप घर के अंदर तो अच्छी तरह से बांध के रखोगे, साफ़ सफाई अच्छी तरह से रखोगे, लेकिन जब आप उसी जानवर को बाहर छोड़ दोगे, बाहर जब वो जाएगा तो वहाँ मक्खी मच्छर कहीं ना कहीं तो उसके ऊपर बैठेगा। घास भला ही वो अच्छी तरह से खाता होगा, लेकिन वो उसके ऊपर वो मक्खी मच्छर जब बैठ जाएगा, वो बीमारी फिर दोबारा वो घर लेके आ जाएगा। तो ऐसा कोशिश कीजिए कि इस दौरान में उसको बाहर जानवर को जाने ही मत दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ यहाँ पे ये भी बता दूँ कि हमें इस वक्त उन लोगों को भी ये बताना चाहिए कि जो डेयरी ओनर्स हैं या कई ऐसे लोग हैं जिसके पास एक दो जानवर हैं या कुछ हैं, वो जानवर का क्या काम करते हैं, दूध लेते हैं और फिर बाहर छोड़ देते हैं। तो चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, फिर मुड़ के दूध का इंतज़ार करते हैं कि दूध के टाइम पे आके दूध दे देगा। लेकिन आप ये एक बहुत बड़ा गुनाह भी कर रहे हो और बहुत गलत कर रहे हो कि इस वक्त बेज़ुबान जानवर बाहर कहीं पे भी ये बीमारी किसी भी जानवर में हो सकती है। उसके करीब जानवर अक्सर क्या होता है, अकेला जानवर कहीं दूसरे जानवर के करीब जाता है तो साथ साथ मिलता है, या कहीं पे बाहर वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ वो शिकायत लेके वो बीमारी लेके वो आपके घर आ सकता है। तो आपका जो घर में कोई जानवर होगा वो भी इसमें मुलव्वस हो जाएगा। और ये भी जो जानवर आज आपको अच्छी तरह से दूध दे रहा है, कल रात को अगर ये बीमारी हो जाएगी, सुबह तो आपको दूध भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस दौरान में खासकर अब बरसात जाने वाली है, तो बरसात जाने वाले तक तो कम से कम ऐसा गलती कभी ना कीजिए। इसके बाद भी ऐसे बेज़ुबान जानवरों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। जो जानवर आपको दूध दे रहा है उसकी कदर करो, और उस नूरे खुदा जो आपके पास मिल रहा है उसकी कदर करो, और इस बेज़ुबान जानवर की भी कदर करो। ऊपर वाला आपकी भी कदर करेगा और आप जो है अच्छी तरह से अपनी सेहत तंदुरुस्ती का ख्याल रखोगे। ज़फ़र साहब, जब किसी फार्मर की गाय भैंस इस बीमारी से ग्रस्त हो जाती है, जब एनिमल हस्बेंड्री के लोग वहाँ पे जाते हैं और रख रखाव जो है उसका करते हैं, तो पर जानवर का क्या चार्ज होता है, कितना खर्चा जो है वो बेयर करना पड़ता है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें यह है कि जैसे तो हमारे पास क्या है कि इसमें जो वैक्सीन इस वक्त जो लगा रहे हैं हम, जहाँ कहीं भी पूरे, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से तमाम फार्मर्स को बता रहा हूँ, वैक्सीन टोटली गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। कहीं पे भी कोई चार्ज जो है आपका वैक्सीनेशन का नहीं होगा, वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके अलावा जो भी अवेयरनेस, कोई भी कहीं किसी किस्म का कोई इसमें कोई चार्ज नहीं है। जहां बताइए हम आपके पास पहुंच के वहां पे पूरी अवेयरनेस जो है कंसर्निंग डॉक्टर्स के साथ मिलके अवेयरनेस हो रही है। डिपार्टमेंट ने इसमें बहुत सारी टीमें बनाई हुई हैं। वो टीमें जो हैं, सैम्पलिंग वाली टीमें अलग हैं, वैक्सीनेशन वाली टीमें अलग हैं। हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने आदेश जारी कर दिया वाइस चांसलर कश्मीर सुकास्ट को और वाइस चांसलर जम्मू सुकास्ट को, और उन्होंने आगे जो है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स के जो वहाँ पे इस वक्त जो हमारे BVSC स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं फील्ड में इस वक्त उन्होंने लगा दिए हैं, ताकि जहाँ पे स्टाफ एनिमल हस्बेंड्री का काम है वो उनकी सपोर्ट के लिए। तो यूनिवर्सिटी लेवल पर भी जो है डायरेक्शन
डायरेक्शन हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने जारी किया है और आगे उसके ऊपर लायमल हो रहा है। फील्ड में तमाम जो है इस वक्त सारा काम हो रहा है और यूनिवर्सिटी जो है हमारे बड़वाल साहब जो हैं डीन एकेडमिक्स जो हैं उन्होंने और वहाँ पे इसके जो है मेंबरों में जो मेंबर 4-5 मेंबर कमेटी जो बनाई गई उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स क्लिनिक्स के डॉक्टर सूदन साहब जो हैं यहाँ सुकास्ट जम्मू से वो बना दिए गए और वो सारे मिल के जो हैं अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि जो दवाई की बात आ गई वहाँ दवाई जो है नॉर्मली डिपार्टमेंट ने कीड़ों की दवाई जो वो 25% जो है कॉस्ट पे देते हैं, यानी कि मैं ये बता दूं कि 25% अगर 1 रुपया उसके ऊपर प्रिंट है तो 25 पैसे ही चार्ज होगी, यानी कि जो कास्ट 1 रुपये की उसकी 25 पैसे। और जो आपकी एंटीबायोटिक्स या कोई पेन किलर डिक्लोफेनेक या कोई टॉनिक वगैरह की कोई किस्म की मेडिसिन है उसका 50% चार्ज किया जाता है। और वो 50% चाहे आप हमारे सेंटर पे आइए चाहे यहाँ से वहाँ पर बुलाइए हमें वहाँ जाएं तो 50% ही उसका चार्ज किया जाता है। फिर भी डिपार्टमेंट ने काफ़ी हद तक जो है गौशालाज में या और कई जगहों पे डिपार्टमेंट ने फ्री ऑफ कास्ट भी मेडिसिन जो है वो सप्लाई की थी। मैंने बखुद कई अपने साथियों से मिलके हमने मिलजुल के भी बल्कि अपने तौर पे भी मिलजुल के फ्री ऑफ कास्ट कई गौशालाज में जो है ये मदद की है। मदद क्या की है, हमारा फ़र्ज़ था, हमारा कर्तव्य था बेज़ुबान जानवरों का साथ देना और हमने वो काम किया है। तो इसी तरह से आपको 50% वहाँ पे चार्ज हो जाएगा और आगे आगे डिपार्टमेंट इसमें और भी काफ़ी कुछ कोशिश कर रहा है ताकि फार्मर्स के लिए हम और आसानियाँ पैदा करें इसकी ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं आपके चैनल से यहाँ पे ये बता दूँ कि डिपार्टमेंट आपके लिए शाना बशाना है, आपका साथ चाहिए, हम मिलजुल के इसको आगे बढ़ाएंगे। ये कभी मत सोचना कि आपका डिपार्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट पीछे हट रहा है। सैम्पलिंग ऑलमोस्ट हर वक्त हो रही है। अभी इस वक्त जो है वैक्सीनेशन से पहले भी हम सैंपल ले रहे हैं, क्या इस जानवर में ये बीमारी तो नहीं है। फिर उसके बाद 1 दिन के बाद या जैसे भी 24 घंटे के बाद फिर वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिसकी हमें पूरी हिस्ट्री भी पहले होती है कि ये सही है, ताकि हम वो भी रिस्क ना लें। तो वो भी हम प्रॉपर वे में इसका अजाला काम कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे वक्त दिया और मेरी आवाज़ फार्मर्स तक पहुंचाई। प्यारे फार्मर्स, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जहाँ कहीं पे भी आपको कोई किसी तरह की भी ज़रूरत हो हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे और बेज़ुबान जानवरों को बचाएं। 1962 जो डिपार्टमेंट का नंबर है ये याद रखें। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर इस नंबर पे डायल करें या अपने कंसर्निंग डॉक्टर्स के साथ करें। एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से और बता दूं कि कई फार्मर्स जो हैं कुछ देसी टोटके करते रहे हैं, देसी इलाज करते हैं बेज़ुबान जानवरों का, तो उस देसी इलाज में बहुत सारे जानवरों की जान गवाच गई है। यानी कि वो इस तरह से हम कह रहे हैं कि जब हमारे तक पता ही नहीं लगा तो वो देसी हिसाब से मान के चलिए कई हल्दी डालते हैं। अगर हल्दी किसी ने बताया उनको आधी चम्मच, वो सोचता है मेरा जानवर जल्दी ठीक हो जाएगा, तो वो 1 प्याली आधी प्याली हल्दी खिला रहे हैं, तो उसके अंदर विसरल ऑर्गन्स के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रांग गर्म दवाइयाँ वो बन जाती हैं। नो डाउट जो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है बहुत सारी जगहों पे कामयाब साबित हुई है, लेकिन आप अपने कंसर्निंग वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की निगरानी में ये काम करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं और सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट कराएं। बहुत जल्दी जो है ये बीमारी जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। ये थे सर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, जिन्होंने काफ़ी सारी उम्दा जानकारियाँ जो हैं वो दी हैं और उम्मीद करेंगे फार्मर्स इसका जो है भरपूर लाभ भी उठाएंगे। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं फैज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।